नमस्कार दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक बहुत चर्चित वेब सीरीज है नार्कोस। शायद आपने देखी भी होगी। कभी ड्रग्स की दुनिया के बेताज बादशाह रहे पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी पर यह सीरीज बनाई गई है। इस ड्रग्स माफिया का नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। लोग इसे पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानते हैं। यह पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी कुख्यात है। पाब्लो एस्कोबार वो नाम था जिसने ड्रग्स के कारोबार में बेशुमार दौलत और ताकत कमाई। पाब्लो का नाम गुरुवार को आंध्र प्रदेश की विधानसभा में गूंजा और ऐसा गूंजा कि जबरदस्त हंगामा मच गया। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को घेरते हुए उनकी तुलना पाब्लो एस्कोबार से कर डाली। नायडू ने कहा कि अपने 5 साल के शासन में पूर्व सीएम रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को गांजा राजधानी बना दिया है। दरअसल पाब्लो 1970 के दशक में कोकेन के अवैध कारोबार में आया था और अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया था। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए एक खास जेल खुद ही तैयार करवाई थी। उसने शर्त भी रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ जा सकती। पाब्लो के पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में भी था और यह फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। दोस्तों, कोलंबिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है रियोन ग्रो। 1 दिसंबर 1949 को इसी शहर के एक गरीब परिवार में पाब्लो एस्कोबार का जन्म हुआ था। पिता किसान थे और माँ स्कूल टीचर। पाब्लो 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आता था। बचपन गरीबी में गुजरा था, लेकिन पाब्लो का सपना था कि वह एक दिन पढ़ लिख कर देश का राष्ट्रपति बने। उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन पैसे की कमी के चलते बीच में ही कॉलेज छोड़ देना पड़ा। लेकिन पाब्लो की ख्वाहिशें बड़ी थी। उसकी उम्र महज 15 से 16 साल की रही होगी जब वो छोटे मोटे क्राइम करने लगा था। स्कूल के नकली डिप्लोमा बनवाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी, कब्र के पत्थर चुराकर बेचे, गांजे की सप्लाइयाँ की, फर्जी लॉटरी टिकट बेचे और कार भी चोरी किया। पाब्लो देखते ही देखते कब पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर गया पता ही नहीं चला। उसकी पहली गिरफ्तारी महज 25 साल की उम्र में हुई थी, जब उसने गाड़ियों की चोरी की थी। 1976 में 26 साल की उम्र में पाब्लो ने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की थी। उनके 2 बच्चे भी थे, जुवान पाब्लो और मैनुएला थे। उसका परिवार एस्कोबार के हेसिएंदा नेपोलिस में रहता था। कोकीन का कारोबार जब धीरे धीरे कोलंबिया में अपनी पकड़ बना रहा था, तो उसी समय पाब्लो जेल से बाहर निकला और इसी कोकीन के धंधे में उतर गया। पाब्लो ने अपना गैंग बनाया और ड्रग्स की तस्करी करने लग गया। मेडेलिन कार्टेल नाम से उसका गैंग कोकीन के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट से लेकर बेचने तक का काम करता था। वह प्लेन के टायरों में छुपाकर कोकेन की स्मगलिंग करता था, जिसके लिए एस्कोबार पायलट को प्रति फ्लाइट $5 लाख तक देता था। लेकिन ये सिर्फ एक जरिया था, और भी कई तरीके थे। मसलन कपड़ों से भी कोकेन की स्मगलिंग करता था। दरअसल पाब्लो के आदमी कोकेन को पानी में घोलकर उस पानी में जींस डुबा देते थे। फिर इन जींस को सुखाकर एक बक्से में बंद कर अमेरिका भेजा जाता था। अमेरिका में एक आदमी इस जींस को एक विशेष लिक्विड में डालता, जिससे कोकेन जींस से निकालकर पानी में घुल जाए, और फिर उस कोकेन को इस लिक्विड में से अलग कर लिया जाता था। ये तरीका लंबे समय तक चलता रहा। फिर अमेरिकी अधिकारियों को इसकी भनक लग गई थी। तब पाब्लो के आदमियों ने एक दूसरा तरीका इजाद किया। जिन डब्बों में जींस भेजी जाती थी, उन्हें कोकेन के पानी में डुबाया जाने लगा। अधिकारी जींस निकालकर उसमें कोकेन ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन डिब्बे फेंक देते। इसके बाद पाब्लो के आदमी उन डिब्बों को कूड़े से इकट्ठा करते थे और उनमें से उसी तरह कोकेन निकाल लेते थे जैसे जीन्स से निकालते थे। 1980 के दशक का दौर आते आते पाब्लो के कार्टेल के कोकीन के कारोबार पर अपना पूरा दबदबा बना लिया था। इस काले धंधे से अब उसके पास बेशुमार दौलत और बेहिसाब ताकत आ चुकी थी। ड्रग्स के धंधे से पाब्लो हर हफ्ते $420 मिलियन यानी 3500 करोड़ रुपए की कमाई करता था। यानी हर दिन 500 करोड़ की कमाई थी।
इसी वजह से वो 5 साल के अंदर कोलंबिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लग्जरी लाइफ, महंगी गाड़ियाँ और शान शौकत, पॉब्लो ने अपने अतीत को पूरी तरह बदल दिया। कोलंबिया के हैंसिडा नेपोलिस में उसने 700 एकड़ में लगभग 63 मिलियन डॉलर की लागत से एक शानदार फार्म हाउस बनवाया। इस फार्म हाउस में फुटबॉल का मैदान, डायनासोर की मूर्तियाँ, आर्टिफिशियल झीलें, बुल फाइटिंग, हवाई पट्टी और एक टेनिस कोर्ट भी बना था। यही नहीं, उसने विदेशी जानवरों वाला एक चिड़ियाघर भी बनवाया जिसमें जिराफ, दरियाई घोड़े जैसे जानवर रखे गए थे। यानी वो राजा महाराजाओं की जिंदगी जीता था। इसके बाद उसने अपनी काली कमाई से गरीबों के लिए भी घर बनवाए, छोटी मोटी दिक्कतों में उनकी मदद की। इतना ही नहीं, पॉब्लो ने कई चर्च भी बनवाए जिसने उसे लोकल रोमन कैथोलिक समाज में काफ़ी लोकप्रियता दिलाई। सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई, हॉस्पिटल बनवाए, फुटबॉल के लिए बड़े बड़े मैदान भी बनवाए। ऐसी बहुत सारी दिक्कतों को भी उसने अपनी कमाई के जरिए दूर किया। ये सब उसने रॉबिन हुड की छवि पाने के लिए किया। अपने पैसे के बल पर पॉब्लो एस्कोबार ने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली थी कि कोलंबिया में कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। लेकिन फिर 1979 में हुई एक संधि से उसके सर पर खतरा मंडराने लगा। ये संधि अमेरिका और कोलंबिया की सरकार के बीच हुई थी, जिसके तहत कोलंबिया के ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार कर अमेरिका को सौंप दिया जाता था। ये संधि एस्कोबार और बाकी ड्रग्स कार्टेल्स के लिए खतरा थी। इसलिए 1979 से 1982 के बीच इस संधि को लागू होने से रोकने के लिए पॉब्लो ने पूरा जोर लगा दिया था। संधि के समर्थक कई नेताओं की हत्या भी हुई, किडनैपिंग का दौर चला, आगजनी हुई, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया। 1982 में प्रत्यर्पण संधि लागू हुई। ये देखकर पॉब्लो ने एक दूसरा रास्ता चुना, राजनीति का। 1982 में वो कोलंबिया लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा हुआ और चुनाव जीत भी गया। पॉब्लो अब देश का राष्ट्रपति बनने का सपना देखने लगा था। चुनाव जीतने का एक फायदा ये भी हुआ कि उसे प्रत्यार्पण संधि से विशेष छूट मिल गई थी, लेकिन साथ ही साथ एक नई मुसीबत ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। पॉब्लो की विपक्ष कंजर्वेटिव पार्टी ने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। जिस रोज पॉब्लो सदन में पहली बार दाखिल हुआ, कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो बोनीला ने अपने भाषण में उसे खूब खरी खोटी सुनाई। पॉब्लो का ड्रग्स का धंधा सामने होकर भी सबकी आंखों से ओझल था। ऐसे में रोड्रिगो ने एक पुराने केस की मिसाल दी, जिस केस में वह घूस देकर छूट निकला था। रोड्रिगो बोनीला ने उस केस को दोबारा खोलने की बात की, जिसमें पॉब्लो 39 किलो कोकेन के साथ पकड़ा गया था। कुछ दिनों में इस केस की खबर अखबारों में भी छपने लगी। एस्कोबार इस अनचाहे अटेंशन से परेशान हो उठा। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि मेडेलन में जितने अखबार छपते हैं उन सारी की प्रतियां उठा ली जाएं। एक रोज अखबार में ऐसी खबर छपी जिसने पॉब्लो की निजी जिंदगी में भी भूचाल खड़ा कर दिया। एक अखबार ने छापा कि पॉब्लो का न्यूज चैनल के एक मशहूर एंकर से अफेयर चल रहा है। ये खबर पढ़कर पॉब्लो की पत्नी बहुत नाराज हुई, उसे तलाक देने पर आमादा हो गई। पॉब्लो ने किसी तरह उसे मनाया। इसके बाद एक और बुरी खबर आई। कोलंबिया सांसद ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पॉब्लो को प्रत्यर्पण से मिलने वाली छूट हटा दी गई। इस पूरे हंगामे से पॉब्लो इतना खरा खाया कि उसने राजनीति को अलविदा ही कह दिया। हालांकि यहाँ से पॉब्लो का एक नया रूप दिखा, जिसने अगले 5 सालों तक पूरे कोलंबिया में कोहराम मचा दिया। सबसे पहले पॉब्लो ने जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो बोनीला को निशाना बनाया। उसके गुर्गों ने बोनीला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पॉब्लो ने कोलंबिया के एक क्रांतिकारी गुरिल्ला समूह M19 से हाथ मिला लिया और उन्हें पैसों से जमकर मदद की। पॉब्लो के इशारे पर नवंबर 1985 में एक रोज M19 के हथियारबंद लड़कों ने कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया और करीब दर्जन भर जजों सहित 300 लोगों को बंदी बना लिया गया था। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति बेलिसारियो बेटानकूर से मांग की थी कि अमेरिका के साथ संधि को खत्म कर दिया जाए।
M19 की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन सेना के साथ लड़ाई में 100 निर्दोष लोगों और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की जान चली गई। इस घटना से पाब्लो एस्कोबार के दो फायदे हुए। पहला, M19 ने कोलंबिया ड्रग्स ट्रेड की जांच से जुड़े सारे दस्तावेज जला डाले। दूसरा फायदा ये हुआ कि 1986 में हुए चुनाव ने पाब्लो के दुश्मन बेलिसारियो बेटानकूक की भी कुर्सी चली गई। 1986 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने बरहिलियो बॉर्को, उन्होंने भी पिछली सरकार की तरह ड्रग्स ट्रेड के खिलाफ कड़ा रुख रखा। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जिसमें पाब्लो के शहर मेडलिन से एक भी आदमी नहीं था। इस फोर्स को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई और इसका इकलौता काम ड्रग्स माफियाओं को खत्म करना था। इस फोर्स ने पाब्लो के लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी और उसके ठिकानों पर अपना छापा मारना शुरू कर दिया। पाब्लो ने बदले में स्पेशल फोर्स के 300 लोगों को मरवा डाला। इस फोर्स के एक मेंबर को मारने पर वो करोड़ों रुपए देता था। स्पेशल फोर्स ने 2 साल तक पाब्लो का पीछा किया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके परिवार में पत्नी मारिया, विक्टोरिया हैनो, बेटा सेबेस्टियन और मैरी क्वीन और बेटी मेनुलिया एस्कोबार थी। एस्कोबार के ऊपर दुनिया भर में अवैध ड्रग तस्करी, हत्या, बमबारी, रिश्वत देने, रैकेट चलाने और सामूहिक हत्याकांड के केस चल रहे थे। पाब्लो के हिटमैन जॉन जायरो बेलाजवेक्स उर्फ पोपियो ने उसके कहने पर 300 लोगों की हत्या की थी। पोपियो लोगों की खाल कुल्हाड़ी से उतार लेता था, 100 के टुकड़ों को टायरों में भर देता था। कोलंबिया में होने वाली मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। सरकार परेशान थी। एस्कोबार की हिमाकत यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि एक बार अपनी ही जेल में पुलिस वालों के सामने उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। कोलंबिया में होने वाली मौतों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। सरकार परेशान थी। एस्कोबार की हिमाकत यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि एक बार अपनी ही जेल में पुलिस वालों के सामने उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। उसे मस्खरी में मजा आता था। पाब्लो पर कोई रोक नहीं लगती थी। कोलंबिया की सरकार ने अंततः अमेरिकी सरकार से मदद मांगी। अमेरिका की एक स्पेशल फोर्स पाब्लो को पकड़ने के लिए कोलंबिया चली गई। पुलिस पाब्लो को पकड़ने के लिए उसकी जेल में दाखिल हुई, लेकिन एक सीक्रेट सुरंग के रास्ते पाब्लो भाग निकला और अगले 1.5 साल तक यहाँ वहाँ छिपता रहा। अब तक पाब्लो के कई दुश्मन तैयार हो चुके थे। कोलंबिया की सरकार, अमेरिका की सरकार और लॉस पेपेस नाम का एक संगठन। लॉस पेपेस उन लोगों का संगठन बना जो पाब्लो द्वारा मारे गए आम लोगों का बदला लेना चाहते थे। इस संगठन ने पाब्लो के छुपने के तमाम ठिकाने बंद कर दिए। बचने के लिए पाब्लो अपनी एक दूर की आंटी के घर में छुप गया। 1 दिसंबर 1993 की तारीख, उस रोज पाब्लो का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। लंबे समय से वो अपने परिवार से नहीं मिला था। उसे डर था विरोधी गैंग के लोग कहीं उसके परिवार को मार ना दें, इसलिए उसने उनकी जर्मनी जाने की व्यवस्था की, लेकिन जर्मनी सरकार ने उसकी पत्नी और बच्चों को वापस लौटा दिया। इस घटना से मायूस होकर उस रोज पाब्लो ने अपने बेटे को फ़ोन किया ताकि उनकी खैर खबर ले सके। उसके बेटे ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि उसके पिता ने उस रोज 7 बार कॉल किया था। पहले तो उन्होंने पुलिस के डर से फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर ज़रूरी बात सोचकर फ़ोन उठा लिया। पुलिस उनका फ़ोन टैप कर रही थी। इस कॉल से उन्होंने पाब्लो की लोकेशन का पता लगा लिया और उसके ठिकाने तक पहुंच गई। पाब्लो ने कमरे से निकलकर छत के रास्ते भागने की कोशिश की। उसने पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन वापसी फायरिंग में वह मारा गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंत हो गया। कोलंबिया के लोगों के लिए वह एक ड्रग माफिया था, लेकिन उसके शहर मेडलिन के लोग उसे भगवान मानते थे। उसकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उसके घर और रहने वाले ठिकानों आगे जाकर टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो गए, जहां आज भी लोग ये सोचकर जाते हैं कि शायद उन्हें एस्कोबार के खजाने का कोई हिस्सा कहीं गड़ा मिल जाए। 1993 में जब वह मारा गया और पुलिस ने उसकी संपत्ति का आकलन किया तो पता चला कि उसकी कीमत $30 मिलियन थी, यानी
2.19 लाख करोड़, जो आज के हिसाब से करीब 4.31 लाख करोड़ बनती है। इतना पैसा कि वह किसी भी छोटे देश की सरकार चला सकता था। उसके पास महंगी गाड़ियाँ, घड़ियाँ, मकान, पार्क, यहाँ तक कि अपना खुद का द्वीप था जिसे वह किले की तरह सुरक्षित रखता था। कहते हैं कि उसके पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर देते थे। कई बार वो रुपयों की गड्डियों को दीमक चाट जाते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।